नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के चैप्टर 5th। सीबीएसई का जो बायोलॉजी का चैप्टर 5th है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है। इस चैप्टर का बुक में नाम तो ये रखा गया है, बट इस चैप्टर को अगर आप अदर वर्ड्स में पहले के टाइम में देखते तो इसको हम जेनेटिक्स बोलते थे। जेनेटिक्स तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है, तो आप कह सकते हैं जेनेटिक्स इज इक्वल टू इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। यानी कि जब हम इनहेरिटेंस की और वेरिएशंस की कंबाइंड स्टडी करते हैं, हालांकि जेनेटिक्स में नॉर्मल लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो केवल इनहेरिटेंस के फैक्ट्स को दिखाया जाता है, बट उसके साथ साथ जो वेरिएशन के फैक्टर्स हैं उन पे भी हमें फोकस करना पड़ता है जब हम ओवरऑल ब्रॉड बेसिस पे जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टुगेदर इज नोन एज जेनेटिक्स। चलिए अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, एक चीज बता दें आपको कि जेनेटिक्स के चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। टर्मिनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स इस चैप्टर में यूज होते हैं और हर एक टर्म को हमें आना जरूरी होता है। जब तक टर्म्स नहीं आएंगे तब तक हम जो थ्योरी है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के उनको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम आते हैं किस पर, इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस क्या होता है? हमें पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं या जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, इनका जो ट्रांसफ़र होता है ऑफस्प्रिंग्स में, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स जो बच्चे होते हैं, जो उनकी प्रोजेनी होती है, जो उनकी अगली जनरेशन होती है, पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं वेरिएशन पर। वेरिएशन क्या होता है? आज के टाइम में जब हम वेरिएशन को जेनेटिक्स के चैप्टर में डिफाइन करते हैं तो एक्चुअल में हम जेनेटिक वेरिएशंस की बात करते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जेनेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? आप कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करा लीजिए, कोई भी दो इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स में जब आप उनको देखेंगे, कंपेयर कराएंगे, तो उनका जो जीनोम है या उनका जो डीएनए है, उनका डीएनए, कोई दो इंडिविजुअल का डीएनए डेफिनेटली डिफरेंट होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तब भी डिफरेंट होगा, और ह्यूमन को हम चिंपैंजी से कंपेयर करा लें, ह्यूमन को मंकी के साथ कंपेयर करा लें, या किसी बर्ड को किसी रेप्टाइल से कंपेयर करा लें, डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म का डीएनए, कोई भी दो इंडिविजुअल का डीएनए डिफरेंट होता है। बस एक एक्सेप्शन होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। ठीक है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही ऐसे होते हैं जिनका डीएनए एक जैसा होता है। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है आपको वैसे भी पता होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब सिंगल जाइगोट से मदर की बॉडी में सिंगल जाइगोट बना और वो जाइगोट किसी वजह से दो पार्ट्स में टूट गया, तो उन दोनों पार्ट्स में जाइगोट जिन दो पार्ट्स में टूटा है तो उन दोनों पार्ट्स में डीएनए सेम होगा, जिसकी वजह से उनका मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन और जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन दोनों सिमिलर होते हैं। वो दिखते भी एक जैसे, उनका जेंडर भी सेम होता है और उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी लगभग सेम होती हैं। वो क्योंकि डीएनए उनका एक जैसा होता है। तो केवल ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही ऐसे होते हैं। आपने ट्विंस देखे होंगे ना, जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, उनको ही ट्विंस बोलते हैं। ठीक है ना। जिनका जेंडर, शक्लें सब कुछ सेम होते हैं, उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। उन्हीं का डीएनए केवल सेम होता है और किसी दो का डीएनए सेम नहीं होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन की बात की जाती है डीएनए के डिफरेंट होने से। और आखिर जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अगर हम देखें, आपने
11th के सिलेबस में मियोसिस पढ़ा होगा। एक स्टेप होती है मियोसिस में जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशन आते हैं, और कुछ वेरिएशन के लिए एक सडन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस, एक प्रोसेस होता है जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। सडनली चेंजेस जब किसी के जेनेटिक सीक्वेंस में होते हैं तो उसको हम म्यूटेशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ाएंगे। तो नॉर्मल लेवल पर जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ये होते हैं कुछ हद तक तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से और कुछ हद तक होते हैं म्यूटेशन की वजह से। जब हम वेरिएशन और इनहेरिटेंस की कंबाइंड स्टडी करते हैं तो हम उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पर करेक्टर। आखिर करेक्टर क्या होता है समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। देखिए करेक्टर का सेंस इस बात से है, करेक्टर जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जिस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पी प्लांट में उन्होंने 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे। 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर में जैसे हाइट ऑफ प्लांट के बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, ये 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर थे। तो कोई भी जब हम बात करते हैं जैसे हाइट ऑफ प्लांट की, हाइट ऑफ प्लांट, तो ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर इस हाइट ऑफ प्लांट कैरेक्टर के 2 वेरिएंट दिखाई देते हैं। 2 वेरिएंट मतलब या तो प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट ड्वार्फ होगा। तो जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर हमको दिखाई देता है उसको हम ट्रेट बोलते हैं। ये भी ट्रेट है और ये भी ट्रेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर में और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट के जो दोनों वेरिएंट हैं जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये ट्रेट है। ऐसे पोजीशन ऑफ फ्लावर में 2 पोजीशन देखने को मिलती हैं, एक तो एक्सियल और एक टर्मिनल। तो एक्सियल जब फ्लावर हमें देखने को मिलेगा तो वो एक ट्रेट है और टर्मिनल फ्लावर एक ट्रेट है अलग, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर में दोनों पोजीशन ऑफ फ्लावर में आ जाएंगे। ऐसे ही शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसके बाद ट्रेट में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है, जो F1 जनरेशन में खुद को शो करता है। जो भी F1 जनरेशन में खुद को शो करता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और जो खुद को शो नहीं करता है दैट इज नोन एज रिसेसिव ट्रेट। तो क्लियर है ना आपका, कैरेक्टर, ट्रेट, ये भी ट्रेट। अब इन ट्रेट्स में ये डोमिनेंट ट्रेट है जो खुद को शो कर लेता है, ठीक है, जिसका जीन डोमिनेंट होता है, अभी हम आगे बताएंगे। और जो खुद को शो नहीं कर पाता है, जब हाइब्रिड सिचुएशन में प्रेजेंट होता है, उसको हम रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। या जो इस टॉलनेस वाले जीन के प्रेजेंस में जो शो नहीं होता है उसको हम रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद चलते हैं। तो कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया। अब हम थोड़ा सा क्रोमोसोम की सिचुएशन को देख लेते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे, बट आपको हम नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज ये एक सेल है, किसी की भी सेल हमने मान ली। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर किसकी प्रेजेंस है? डीएनए की। अब हम देखते हैं नॉर्मल केस में जब सेल फंक्शनल होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, जब सेल प्रोडक्ट बना रही होती है, सेल 2 स्टेज में होती है, एक तो काम करने की स्टेज में और एक डिवीजन के लिए जब सेल प्रिपेयर हो रही होती है। अभी हम डिवीजन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जब सेल फंक्शनली एक्टिव है, जब सेल फंक्शन कर रही है। तो क्या होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है, उसका जो डीएनए होता है मेनली, वो डीएनए हमें ओपन सिचुएशन में दिखाई देता है। आप वैसे क्रोमेटिड की फॉर्म में देखते हैं, हम सिंपल वे में अभी दिखा रहे हैं कि डीएनए है। यही डीएनए क्या होता है, नॉर्मल डीएनए जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही डीएनए कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब फोल्ड होने लगता है। जैसे हम यहां पर समझने की कोशिश करें, ये डीएनए है, ठीक है ना, ये इसका थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू है, सिंप्लीफाइड व्यू हमने केवल ऐसे करके डीएनए को दिखा दिया।
अब यही डीएनए जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पर ये डीएनए फोल्ड हो जाता है। अगर इस डीएनए को ही हम फोल्ड कर दें तो डीएनए की फोल्डिंग से ही जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर हम सही वे में देखें और समझने की कोशिश करें तो क्रोमोसोम क्या है? व्हाट इज दिस क्रोमोसोम? ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का, डीएनए की फोल्डिंग से ही क्रोमोसोम बना हुआ है। समझ गए? जैसे आप एक धागा ले लें, एक थ्रेड ले लें और उस थ्रेड को गोल 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 घुमा के इस तरीके से अरेंज कर दें, तो जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो क्या है? क्रोमोसोम। बट उसमें जब देखेंगे, उसको ओपन करेंगे फिर से, तो पूरा धागा खुल के आ जाएगा, दैट इज डीएनए। ये सिचुएशन होती है क्रोमोसोम की। अब देखो क्या होता है, आपने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा हुआ है। ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, ऐसे पी प्लांट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक्स में पी प्लांट की ही बात सबसे पहले की गई है। तो पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। किसी एक पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी एक सिंगल पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। किसी भी एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। समझ में आया? अब आते हैं हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बाद नेक्स्ट पर कि जीन क्या होता है। व्हाट इज द जीन? समझिए, जीन को वैसे हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे कॉमन कैरेक्टर, जब हम स्टडी करते हैं पी प्लांट से रिलेटेड जेनेटिक्स में, तो आप सबसे कॉमन कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए इसी के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। जैसे किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, ठीक है ना, हम अगर इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट कर लें, इस जगह को, सपोज हमने मान लिया कि जीन यहां पर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जीन यहां पर प्रेजेंट है। मतलब जीन क्या प्रेजेंट है? एक्चुअलिटी ये है कि अगर हम इस एरिया को ओपन करने की कोशिश करें, इस पार्टिकुलर एरिया को अगर हम ओपन करने की कोशिश करें, तो इसमें क्या निकलेगा? इससे डीएनए ही तो निकल के आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही डीएनए का बना हुआ है। तो इससे निकल के आएगा डीएनए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसकी भी बात कर लें तो इससे भी क्या निकल के आएगा? इससे भी डीएनए ही तो निकल के आएगा। और आपको पता है कि आपकी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को डीएनए ही रेगुलेट करता है, डीएनए ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यानी कि ये डीएनए अभी बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे। तो ये डीएनए क्या बनाता है? ये डीएनए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। ऐसे ही इधर भी वो एंजाइम हो सकता है या फिर एंजाइम के अलावा कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? ऐसे ही सेम सिचुएशन इधर भी होगी। तो अब क्या होता है, यानी कि ये डीएनए एक प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट प्लांट की हाइट के बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अब देखो सिचुएशन क्या हो गई कि अगर दोनों क्रोमोसोम पर जो डीएनए का पार्ट है, जो एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए प्रोडक्ट बनाता है, जिस कैरेक्टर का नाम है हाइट ऑफ प्लांट, ये भी वही प्रोडक्ट बनाता है और ये वाला जीन भी वही प्रोडक्ट बनाता है। दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक ही दोनों डीएनए के पार्ट हैं, दोनों क्रोमोसोम के, होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर होते हैं। जिस लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये लोकेशन इसमें यहां पर है और इसमें यहां पर है, इस एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्लियर है? लोकस। दूसरे पॉइंट को हम समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर दोनों का डीएनए, इस क्रोमोसोम का इतने पार्ट का डीएनए और इस क्रोमोसोम के इतने पार्ट का डीएनए, दोनों प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो दोनों को हम कैपिटल टी और कैपिटल टी बोल देते हैं। दोनों अगर लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे तो।
अब अगर एक ऐसा है जो लेंथ, उससे ऐसा प्रोडक्ट बनता है कि जो प्लांट की लेंथ को नहीं बढ़ाता है, अगर ऐसा होता है तो हम इसको स्मॉल टी बोल देंगे। ठीक है ना, समझ गए। और अगर दोनों ही ऐसे हैं कि जो प्लांट की लेंथ को नहीं बढ़ाते हैं, तो दोनों को हम स्मॉल टी बोल देंगे। भाई कैपिटल टी ऑलरेडी कैपिटल बड़ा दिखता है, तो हम उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन मानते हैं कि जब कैपिटल टी एक्सप्रेशन करेगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट टॉल होगा। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट दोनों डीएनए बनाते हैं कि प्लांट की हाइट बढ़ती है, तो हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर दोनों ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए प्लांट कैसा हो जा रहा है, ड्वार्फ रह जा रहा है, छोटा रह जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम दोनों को स्मॉल टी लिखेंगे। आप बात समझ में आ गई। और एक ऐसा है कि एक प्रोडक्ट बना रहा है जिससे प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, बट दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बना रहा है जिससे प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ पा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक को कैपिटल बोल देंगे जो प्रोडक्ट बना रहा है, और जो नहीं बना रहा है उसको स्मॉल बोल देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए होता है, जो एक किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, उसी को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन क्या है, जीन के लिए आप कह सकते हो इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। अभी नॉर्मल लेवल पे तुम्हारे लिए डेफिनेशन परफेक्ट है, ठीक है ना, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर, विच इज नोन एज लोकस। अब हम चलते हैं यहां पर, तो जीन क्या है। जब भी हम बात करेंगे जीन में, तो अगर हम कैपिटल टी दोनों की बात कर रहे हैं तो ये जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी को बता रहे हैं तो ये भी जीन है, और स्मॉल टी की बात कर रहे हैं तो ये भी जीन है। अभी फिलहाल तुम्हारे लिए जीन इतना ही समझो तुम, फिर आगे कभी हम जीन की बहुत बड़ी डेफिनेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जीन से रिलेटेड अब आ चुके हैं। फिलहाल अब हम जीन के बाद एक टर्म पर आते हैं, एलीली और एलिलोमॉर्फ। अब ये एलीली या फिर एलिलोमॉर्फ क्या होता है समझने की कोशिश करिए। हमने आपको बताया जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, एक जीन की फॉर्म है कैपिटल टी और एक जीन की फॉर्म है स्मॉल टी। कितनी फॉर्म्स हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, सेम लोकेशन पर होंगी, बट एक प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट को टॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी प्लांट को टॉल नहीं करता है, दूसरा जीन, उसका एक्सप्रेशन, उसका जो प्रोडक्ट होता है डीएनए पर बनता है, वो प्लांट की लेंथ को, हाइट को नहीं बढ़ाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ड्वार्फ बोलेंगे। तो जब हम दोनों की बात करेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म, एक फॉर्म तो कैपिटल टी है, एक फॉर्म स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी को अलग एलीली बोलेंगे और स्मॉल टी को अलग एलीली बोलेंगे, ठीक है। तो एलीली या फिर एलिलोमॉर्फ क्या होता है, आप इसको बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलीली। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, अल्टरनेटिव जीन की जो फॉर्म्स होते हैं उन्हें एलीली बोलते हैं। अब हम आते हैं, एक टर्म है होमोजाइगस इंडिविजुअल और एक टर्म है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अगर एक पी प्लांट में जो कि टॉल है, एक पी प्लांट जो कि टॉल है, और उस टॉल प्लांट में दोनों कैपिटल टी एलीली प्रेजेंट है, तब हम इसको होमोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि सेम एलीली जब प्रेजेंट होंगे तो वो कैसा है, होमोजाइगस। कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, जब दोनों सेम प्रेजेंट होंगे तो उसको होमोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे। वहीं पर जब दोनों डिफरेंट फॉर्म्स एलीली की साथ साथ प्रेजेंट हो, एक क्रोमोसोम पर एक फॉर्म और दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरी फॉर्म, जैसे एक क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है तो दूसरे क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसी फॉर्म प्रेजेंट होगी तो ऐसे इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हाइब्रिड, और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक क्रॉस बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब हम समझाते हैं, फिलहाल एक एक कॉन्सेप्ट देखो, जब हम पढ़ाएंगे तो एक चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, तो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
देखो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक करेक्टर की दोनों फॉर्म्स को लेते हैं। किसी एक करेक्टर यानी कि हाइट ऑफ प्लांट में दो वेरिएंट है, दो ट्रेट है, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। टॉल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इनके गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट्स। जब हम गैमीट्स की बात करेंगे तो गैमीट में हमेशा जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, होमोलॉगस पेयर, उसमें से एक क्रोमोसोम जाता है। तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में दूसरा कैपिटल टी जाएगा, क्योंकि एक कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पर, दूसरा कैपिटल टी दूसरे क्रोमोसोम पर है, और एक एक क्रोमोसोम अलग अलग गैमीट में जाएगा। तो एक कैपिटल टी एक गैमीट में क्रोमोसोम के ऊपर जो है, और दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमीट में जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी होगी, स्मॉल टी। अगर हम इनको क्रॉस करा लें तो क्रॉस कराने पर हमको 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। ठीक है ना। कैसे? जब ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ क्रॉस करेगा तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये इसके साथ करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ आएगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। अब ध्यान से समझिए, कुछ टर्म्स और हैं। सबसे पहली चीज तो एक टर्म ये होता है जिसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप को अगर बहुत सिंपल वे में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई और ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर से कैसा दिखता है। एक प्लांट बाहर से टॉल दिख रहा है तो इट इज फिनोटाइप ऑफ द प्लांट। इसको फिनोटाइप की जब डेफिनेशन याद करनी, 2 शब्द याद कर लो और एक प्रॉपर वे में लिख के उसको लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप। इसके बाद हम आते हैं जीनोटाइप पर। जीनोटाइप टर्म क्या होता है? जैसे हमने यहां बात प्लांट्स की, इसमें स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है, इसमें कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है, तो इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप में आप कह सकते हो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट्स और ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज जीनोटाइप। इसके बाद देखो क्या आता है नेक्स्ट में। जब हम क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस जब कराते हैं स्टार्टिंग में तो हमेशा हम होमोजाइगस इंडिविजुअल लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी लिया हुआ है। चलिए समझने की इसको कोशिश करिए जरा। जब पहली जनरेशन हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर होमोजाइगस इंडिविजुअल ले लेते हैं तो हम इस जनरेशन को P1, पहले बुक्स में P1 आया करता था, अब बुक्स में इसको P जनरेशन बोलते हैं। इट इज P जनरेशन। ठीक है, मतलब पेरेंटल जनरेशन, ये एज अ पेरेंट हमारे एक्सपेरिमेंट में लिए गए हैं। इसके बाद जो हमने क्रॉस कराया और जो रिजल्ट आएंगे इनके, इसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। F1 जनरेशन की फुल फॉर्म है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्यों बोला गया? फीलियल मीन्स होता है ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि इन पेरेंट के ये पहले ऑफ स्प्रिंग है, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। बात समझ में आई ना? अब चलो इन रिजल्ट्स को भी हल्का सा देख लेते हैं। ये सिचुएशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। ये सिचुएशन कैसी है? होमोजाइगस। ये कैसी है? ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। यहां पर क्या है? इस F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट एलीली प्रेजेंट है, एक रिसेसिव फॉर्म एलीली की प्रेजेंट है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो किसी इंडिविजुअल में तो हम उस इंडिविजुअल को हाइब्रिड बोलते हैं। और ये सारे हाइब्रिड हैं, सब में डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, तो इन सबको हम हाइब्रिड ही कहेंगे। क्लियर है ना?
व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म ऑफ द एलीली इज प्रेजेंट टुगेदर दैट इज नोन एज हाइब्रिड। तो इसे हम हाइब्रिड बोलेंगे। अब देखिए इसके बाद ये प्लांट एक्चुअल में बाहर से मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन इसका कैसा होगा, फिनोटाइप इसका कैसा होगा। फिनोटाइप इसका टॉल होगा। हमने आपको बताया था क्योंकि कैपिटल टी वाला वो प्रोटीन या वो प्रोडक्ट बनाएगा जिससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, लेकिन स्मॉल टी वाला नहीं बनाएगा। तो ये ना बनाए, ये तो बनाएगा नहीं, तो इसके बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरीके से न्यूट्रल हो गया बिल्कुल यहां पर। और रोल कौन प्ले करेगा, ये रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट टॉल हो रही है। तो जो रोल प्ले करेगा, जिसके रोल प्ले करने की वजह से कोई कैरेक्टर शो हो रहा है, दैट इज डोमिनेंट। क्लियर है ना। तो कैपिटल टी डोमिनेंट एलीली होता है और इस डोमिनेंट एलीली की वजह से ही ये प्लांट कैसे होंगे, ये सारे के सारे प्लांट्स टॉल होंगे। लेकिन जेनेटिकली ये हाइब्रिड होंगे क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है और दूसरी एलीली की रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो आज मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें बचे हुए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझाना जरूरी है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।